पेपर डिस्कस कर ले पहले। गुड इवनिंग एवरीवन। कितने लोग नए हैं? कहीं चेहरा देखा हुआ है क्या मेरा? तेरे को नहीं देखा। अच्छी बात है, ठीक है। दोनों आप कहाँ से हो? सांचो। जिसमें, अरे बाप रे, बाहर बाहर से तगड़े तगड़े आ रहे हैं, बहुत दूर। वैरायटी अच्छी आ रही है इस बार। हाँ चलो ठीक है। अपन जो लास्ट हमारा टेस्ट पेपर हुआ था, आई थिंक राखी से पहले हुआ था, और आपकी छुट्टियां पहले दे दी थी, तो अपन वो पेपर डिस्कस नहीं हुआ था, उसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जिनने पेपर उस टाइम नहीं दिया, उनके लिए भी पेपर तो आपस में आप यहाँ से मिलता है, या कॉपी करवाना है जो भी करवा लेना, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपके काम के इसके अंदर होते हैं। तो अपन देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्टिंग था बताना। नहीं, मेरे पास पेपर मेरा रहेगा, तो हाँ वो बोलो कहाँ से क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स ऑफ बी लाइन, यानी कि मेल फर्टाइल इन ए मेल स्टाइल लाइन ए इज नोन एज। हमने पढ़ रखा है ए लाइन को बोलते हैं मेल स्टेराइल लाइन, बी लाइन को बोलते हैं मेल फर्टाइल लाइन। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ए लाइन में बी लाइन के अगर कहीं प्लांट्स प्रेजेंट है तो उनको क्या कहते हैं? पोलन शेडर्स। क्या कहते हैं? पोलन शेडर्स। तो ए लाइन वाले मेल स्टेराइल है, गलती से अगर बी लाइन के प्लांट आ गए मेल फर्टाइल, तो फर्टाइल है तो वो पोलन वहां पर डाल सकते हैं, तो इसलिए उन्हें हम कहते हैं पोलन शेडर्स कहते हैं, जो अपन ने लिख रखा है। Which of the following मेरिस्टेटिक सिस्टम do not require maintainer line? किसमें मेंटेनर लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है? यानी कि हम इसको कह सकते हैं, एक तो ऑप्शन दिया है जेनेटिक मेलिस्टेटी, जीएमएस में हमारा होती है ए लाइन और बी लाइन। फिर हमने दिया एक साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेटी, सीएमएस में भी हमें जरूरत पड़ती है। तीसरी बार डी ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिस्टेटी, सीजीएमएस, यानी कि जीएमएस, सीएमएस, सीजीएमएस तीनों में ही हमें बी लाइन की जरूरत पड़ती है। ए और बी की क्रॉसिंग करके हम मेल स्टाइल प्लांट को मेंटेन करते हैं, जबकि थर्मोसेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिटी में हमें बी लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, वो मेल स्टेराइल मेल फर्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ा है अपन ने? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। स्क्रीन पे अभी अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट पेपर आपका स्क्रीन पे ही सॉल्व करवा देंगे, है ना। Which of the following is correct about pure line? क्या क्या चीजें प्योर लाइन के लिए करेक्ट है? ऑप्शन में पढ़ रहा हूं तो आपको यहां पर क्लियर रहेगा। प्लांट्स विद इन ए प्योर लाइन हैव सेम जीनोटाइप। प्योर लाइन के अंदर जो प्लांट्स हैं वो उनका जीनोटाइप सेम होता है, बिल्कुल, इसीलिए प्योर लाइन वैरायटी होमोजीनस कहलाती है। सारे प्लांट्स प्योर लाइन के एक जैसे, इसलिए उसे अपन होमोजीनस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात है, वेरिएशन बिटवीन प्लांट्स विद इन ए प्योर लाइन इज नॉन हेरिटेबल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्योर लाइन में जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होती है, होमोजीनस है। अगर वहां पर कोई वेरिएशन आएगी तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आती है, और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर नॉन हेरिटेबल होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। In due course of time, pure line becomes variable due to mechanical mixture, mutation और natural hybridization. बिल्कुल सही बात है। जनरली हमारी प्योर लाइन वैरायटी वेरिएबल नहीं होती है, लेकिन गलती से कुछ अगर चीजें ऐसी है जिनकी वजह से वेरिएबिलिटी आ सकती है, जिसमें आपका है मैकेनिकल मिक्सचर, कोई दूसरी वैरायटी का सीड गलती से मिक्स हो गया, या फिर कोई म्यूटेशन हो गया, या फिर कोई क्रॉसिंग अगर हो गई, तो भी आपके वहां पर क्या होगा? वेरिएशन आ सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर था डी, ऑल ऑफ दिस। एक क्वेश्चन में 4-5 चीजें एक साथ पूछने का तरीका होता है ऑल ऑफ दिस वाला। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हो तो मेज द पेयर भी बना देगा। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है तो भी आपके बहुत सारे एक ही क्वेश्चन में बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है मास सिलेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कैरेक्टर इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट एग्जिबिट्स। मास सिलेक्शन ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? पहला, ये शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं होगा, मैं इस बार स्किप कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से अपनी चीज कवर हो जाएगी। पहला, हाई हेरिटेबिलिटी। कोई भी कैरेक्टर का आप सिलेक्शन करते हो तो उसकी हेरिटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब हेरिटेबिलिटी भी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए कैरेक्टर टू ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन। किसी कैरेक्टर का अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना, वही क्या कहलाता है? हेरिटेबिलिटी। आप कहते हो ना कि यार ये इसके दादाजी जैसे दिख रहा है, मतलब आपके अंदर हेरिटेबल कैरेक्टर्स है, वो आपके उन पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके अंदर कैरेक्टर आए, तो हेरिटेबिलिटी। तो किसी भी कैरेक्टर का अगर हम मास सिलेक्शन फिनोटाइप के बेस पे सिलेक्शन करना चाहते हैं
तो वहां पर हेरिटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात है हाई जेनेटिक वेरिएशन। सिलेक्शन करने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि जिस भी बेस पॉपुलेशन में, ओरिजिनल पॉपुलेशन में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं वो हेटेरोजेनस होनी चाहिए, यानी कि वेरिएशन होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर है बोथ ए एंड बी। अच्छा ठीक है, सी आंसर यहां पर रहेगा। Which of the following selection method will be suitable for purification of existing pure line variety? आपके पास कोई प्योर लाइन वैरायटी है, उसको हमें प्योरीफाई करना है कि भाई उसमें कोई दूसरी वैरायटी का सीड गलती से मिक्स हो रखा है, हम इसको शुद्ध करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो हम कौन से मेथड की हेल्प से हम प्योरीफाई कर सकते हैं? मास सिलेक्शन। हमने पढ़ा था नेगेटिव मास सिलेक्शन, जहां पर जो प्लांट फिनोटिपिकली डिफरेंट है उन्हें हम कहते हैं ऑफ टाइप, उनको वहां से रोइंग आउट, रिमूव कर देंगे हम। तो ये क्या हुआ? प्योरीफाई हो गया। ठीक है, मान लो इस बैच में दूसरा कोई जेड के बच्चे आगे बैठ गए, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको यहां से उठा के दूसरी क्लास में भेज देंगे, तो ये अपनी प्री पीजी की या हम डब्ल्यू की कहें तो प्योरीफाई हो जाएगी। बात आ रही समझ में? तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं प्योरीफाई करने के लिए? मास सिलेक्शन। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या आने की पॉसिबिलिटी, बहुत सारे मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके नोट्स अच्छा सा कवर हो उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लोनल सिलेक्शन has been a successful approach in improvement of which one of the following crop? क्लोनल सिलेक्शन कौन सी क्रॉप में हम यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है मेज, दूसरा है सोरगम, तीसरा है पर्ल मिलेट, चौथा पोटैटो। तो हमें क्लोनल सिलेक्शन देखने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि ये किसमें काम आता है? एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप। जहां पर देखेंगे तो मेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सोरगम बाजरा में भी नहीं होता, होता किसमें? पोटैटो में। सभी को पता है, ट्यूबर से। तो वहां पर आप क्लोनल सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये आपका आंसर रहेगा 6 का डी, मतलब 6 मतलब आपके जो भी नंबरिंग चल रही है। अंडर सेल्फ फर्टिलाइजेशन द हेटेरोजाइगोसिटी एट ए लोकस विल डिक्रीज इन ईच जनरेशन बाय। आप जब भी सेल्फिंग करते हो तो हेटेरोजाइगोसिटी आपकी डिक्रीज होती है कितने परसेंट से? हमेशा देख 50% से। कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे हमने बैकक्रॉस मेथड पढ़ा, तो आपको मैंने वहां बताया था, जैसे ही आप F1 से आप जैसे बैक क्रॉसिंग कर रहे थे, आपकी जितनी मान लो वहां पर 50 F1 में दोनों 50-50 थे, जैसे ही आप वहां पर गए तो उसका 50% मतलब जिससे हमने बैक क्रॉस किया उसके अलावा दूसरा का कम हो गया। पहले वो उसका 50% था, तब और 25 पे आ गया और इधर 75 हो गया, और इसका 12.5 रह जाएगा, उसका 82.7 जो भी आपका रहेगा, जो आपको ध्यान रखना है 87.5 जो भी। ठीक है, तो कुल मिला के जब भी आप सेल्फिंग करते हो तो 50% आपका वहां पर हेटेरोजाइगोसिटी कम होता जाता है और 50% से होमोजाइगोसिटी बढ़ता जाता है। हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, बैक क्रॉसिंग करते हैं, सेल्फिंग करते हैं तो होमोजाइगोट्स कितने बनते हैं वो निकालने का हमने प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी पढ़ा। ठीक है, गेमेटोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, हमने छोटा सा याद रखने के लिए बोला था जेम, GEM। तो गेमेटोफिटिक देखेंगे तो आगे पहले ही ऑप्शन में साइंटिस्ट है ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ। तो यहां पर 1925 में ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ है, इन्होंने जी इनकॉम्पेटिबिलिटी दी थी। नीचे वाले जो साइंटिस्ट है ह्यूगेश एंड बैबकॉक 1950, गस्टेल 1950, ये दोनों ने ही कौन सी दी थी? स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर है? लगभग क्वेश्चन अपने जो पढ़े वही है, लेकिन अच्छा सा आपका यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके ऐसे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ डाइस्टाइली, डाइस्टाइली के एग्जाम्पल प्रीमूला, लिमोनियम वुल्गरे, लाइनम ग्रैंडिफ्लोरम। तो हमने सारे ही ऑप्शन एग्जाम्पल में लिख रखे, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। which is not a feature of गेमेटोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। हमने डिफरेंसेस लिखवा रखे, एक तरफ गेमेटोफिटिक, दूसरी तरफ स्पोरोफिटिक। तो वो वहां पर डिफरेंसेस मैंने कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और ये बना के अपन ने डाल रखा है। तो यहां पर पहला ऑप्शन लिया है रिकवरी ऑफ मेल पेरेंट ओनली, तो ये तो हमने लिखा था गेमेटोफिटिक में केवल मेल पेरेंट ही ऑब्टेन्ड होता है। दूसरी बात है ट्राई न्यूक्लियेट पोलन, नहीं, गेमेटोफिटिक में बाय न्यूक्लियेट पोलन होता है, स्पोरोफिटिक में ट्राई न्यूक्लियेट पोलन हमने पढ़ा था। ठीक है, वेट स्टिग्मा होता ही है, तो यहां पर आंसर आपका जाएगा ट्राई न्यूक्लियेट पोलन। कौन सा? गेमेटोफिटिक से रिलेटेड नहीं है, बी ऑप्शन है ट्राई न्यूक्लियेट पोलन। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप्स ऑब्टेन्ड ऑन क्रॉसिंग। आपके पास दो जीनोटाइप दिए हैं, इसको हल्का सा देखो, जो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी उनके लिए हल्का सा थोड़ा सा नया हो सकता है, तो उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आगे आपका कहीं ना कहीं अपन कवर करेंगे बिल्कुल।
तो यहां पर अपना क्वेश्चन दिया है जीनोटाइप्स ऑब्टेन्ड ऑन क्रॉसिंग S3S4 एंड S2S3 S3S4 क्रॉसिंग किससे किया S2S3 से हैविंग स्पोरोफिटिक आपको बता दी कौन सी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है स्पोरोफिटिक है। तो अब आपको क्या पूछा इसमें कौन कौन से हाइब्रिड बनेंगे फिर ठीक है कौन कौन से जीनोटाइप आपको ऑब्टेन होंगे। तो आपको जब भी देखते हो कौन सी स्पोरोफिटिक तो हमें पहला वाला फीमेल लिखते हैं बाद वाला मेल लिखते हैं। इसमें डोमिनेंस ऑर्डर लगाओगे तो कौन सा डोमिनेंट है S2 आपको S2 इधर मैच करके देखना है क्या S2 मैच हुआ नहीं हुआ। तो कंडीशन कैसी रहेगी फुल्ली फर्टाइल या फुल्ली स्टेराइल फुल्ली फर्टाइल। तो आपके यहां पर 4 तरीके के हाइब्रिड बनेंगे फिर फुल्ली फर्टाइल में कौन कौन से बनेंगे बता पाओगे S2 S3 इस एक को दोनों के साथ इस एक को दोनों के साथ S2 S3 फिर आपका S2 S4 फिर आपका S3 S3 एंड S3 जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए तो बड़ा आसान है और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कहेंगे सर एग्रीकल्चर में ये सब भी आता है क्या ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी हम सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लाओ उसकी तैयारी करते हुए चलते हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी नहीं तो फिर बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो अरे यार ये तो सब मतलब पेपर ही पता नहीं किसी पागल ने बना दिया देखे क्योंकि हवाई मैं नहीं बनाता हूं मैं तो कभी नहीं बनाऊंगा लेकिन एक बात कह रहा हूं हम उस तैयार ये क्वेश्चन बीकानेर टीए के अंदर इस तरीके से पूछा गया तभी से मैंने पढ़ाना चालू किया था 2018 के आसपास बीकानेर टीए के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तब से मैंने बाकी पहले मैं पीजी के बैच में ऐसा कभी पढ़ाते नहीं थे लेकिन अब जरूरी है ठीक है क्लियर है। आपका अगर ये गेमेटोमेटिक पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा वहां पर आपको डोमिनेंस ना देख के डायरेक्टली मैच करना ठीक है। चलो उसके बाद है विच इज नॉट ट्रू फॉर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कौन सा स्टेटमेंट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए सही नहीं है। पहला इट इज गवर्न्ड बाय एस जीन विद मल्टीपल एलील्स बिल्कुल सही बात है एस जीन जिसके 4 एलील है S1 S2 S3 S4 जो आपको बोर्ड पे दिख भी रहे ठीक है तो ये उनसे गवर्न होती है बिल्कुल सही बात है। मैकेनिज्म्स टू प्रमोट ऑटोगेमी नहीं ये क्या प्रमोट करता है एलोगेमी यानी कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है लेकिन हम ऑप्शन सारे पढ़ेंगे ये गलती जो हम करते थे मैंने आपको बताया था कि पहले दूसरे ऑप्शन पर सही आंसर मिल भी जाए तो ऑप्शन हमेशा सारे पढ़ना ताकि कभी गलत नहीं हो। तीसरा ऑप्शन दिया आउटब्रीडिंग डिवाइस बिल्कुल सही बात है ये क्रॉसिंग में बढ़ाने में काम आता है मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। यूजफुल इन हाइब्रिड प्रोडक्शन क्रॉसिंग में हेल्प कर रहा है मतलब हाइब्रिड बनाने में भी काम में आएगा। यहां पर आंसर जाएगा बी जो कि गलत है तो वो आपको यहां पर देखना है ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और दिया जीनोटाइप्स ऑब्टेन्ड ऑन क्रॉसिंग हैविंग गेमेटोफिटिक अगला क्वेश्चन पूछा वो किसका पूछा गेमेटोफिटिक का क्या लिखा है S1 S2 S2 S4। अब आपको गेमेटोफिटिक के लिए नियम अलग लगाना होता है और स्पोरोफिटिक के लिए नियम अलग लगाना होता है। ये क्वेश्चन है गेमेटोफिटिक का हम सीधा सा मैच कर देंगे यहां कोई डोमिनेंस नहीं देखेंगे मैच करा S2 तो मैच हो गया S4 मैच नहीं हुआ तो कंडीशन कैसी है पार्शियल फर्टाइल पार्शियल फर्टाइल पार्शियल फर्टाइल है तो हमें जो मैच हो गया उसको तो भूल जाओ S2 को हमारे काम का है S4 एक बार S1 के साथ S4 को रख दो दूसरी बार S2 के साथ S4 को रख दो तो आंसर यहां पर आपके जो आ रहा होगा कौन सा है S1 S4 S2 S4 यानी कि बी आंसर क्लियर है। इससे ऊपर जो गेमेटोफिटिक का था उसमें मैंने आंसर बताया नहीं था डी वाला सही आंसर जिसमें 4 बने थे है ना। उसके बाद अगला क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग पॉसिबल इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल स्पीसीज कोई भी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाले प्लांट्स अगर हैं उनमें सबसे जो क्लोजेस्ट हम कहें इनब्रीडिंग पॉसिबल है वो कौन सी है मैंने आपको लिखवाया था सीधा याद रखना है सिबमेटिंग पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो इसको सीधा सा याद ही रखेंगे सिबमेटिंग ज्यादा डिटेल में जाए अपने को जरूरत नहीं पड़ती इसकी पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट में किस तरीके की इनब्रीडिंग आपके पॉसिबल है तो वो है सिबमेटिंग। सिबमेटिंग वो होती है जिसमें आपके सिब का मतलब क्या होता है अपने नॉर्मल बोलते हैं ना सिबलिंग्स भाई बहन ठीक है उसी तरीके से जैसे मान लो मैं ए और बी की क्रॉस किया अब यहां पर जो भी प्लांट्स बने मान लो कुछ भी वहां बने आपके इनके बीच में हम क्रॉसिंग करेंगे तो ये हो जाती है सिबमेटिंग। फुल सिब भी होती है हाफ सिब भी होती है वो आगे जरूरत पड़ेगी तब पढ़ लेंगे ठीक है ना तो ये अपने को पता होना चाहिए। इथिडियम ब्रोमाइड हैज बीन फाउंड इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग CMS इन कौन सी क्रॉप में इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हुए CMS साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टिटी इंड्यूस करने में यूज किया गया है तो हमने पढ़ा था बार्ले एंड
पर्ल मिलेट, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो बार्ले और बाजरा दोनों में ही इस इथिडियम ब्रोमाइड जो कि एक म्यूटाजन है, ठीक है, आप इसका यूज करते हुए सीएमएस इंड्यूस की गई है पर्ल मिलेट और बार्ले में। फीमेल पेरेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज, तो किसको यूज करते हैं फीमेल पेरेंट के फॉर्म में? ए लाइन को। ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, तो आंसर रहेगा ए लाइन होती है वो मेल स्टेराइल, तो फीमेल पेरेंट। बी लाइन होती है वो हमारे मेंटेनर लाइन होती है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। टाइप ऑफ मेलिस्टिटी यूज फॉर कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज, मेज में कौन सी आपके कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज होती है? सीजीएमएस। ठीक है, अपन ने एग्जांपल लिख रखे हैं, जीएमएस के कौन से हैं, सीएमएस के कौन से हैं, सीजीएमएस के कौन से, दोनों के कौन से हैं। तो मेज के अंदर हमारे को यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें याद रखेंगे सीजीएमएस, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। विच इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कमर्शियली यूज मेल स्टेरिलिटी, कभी भी मेल स्टेरिलिटी अगर लानी है तो उसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो क्या है? ठीक है, अपन ने लिख रखा ना स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, तो यहां पर आंसर रहेगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस रहेगा। हाँ, वो मेरे इधर से हाईलाइट गलत हो रखा है, इसीलिए अपन ने जो लिखा वो सही है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं वो मेल स्टेरिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। इसका आंसर की में आंसर गलत जा रखा है, ठीक है, लेकिन सही आंसर है वो आपको, इसीलिए पेपर सोल्व करना जरूरी है। उसके बाद अपन बात करें टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एक्सप्लॉइटेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस, हमने एग्जांपल देखा भी था। ए प्लांट इज अनेबल टू सेट सीड्स अपॉन सेल्फिंग इन स्पाइट ऑफ hermaphrodite फ्लावर्स bearing viable male and female gametes may be due to, डेफिनेशन वही है जो हमने पढ़ी, बस लैंग्वेज उसने बदली है, मतलब उसका वही है। तो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है हम जो डेफिनेशन लिखते हैं वो एक बार समझनी जरूरी है, रटने बैठेंगे तो एग्जाम में वो चेंज हो जाएगी। इंग्लिश है, इंग्लिश को चाहे जैसे सेंटेंस बना सकता है। तो सेम सिंपल सा बोला है कि कोई hermaphrodite फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैं, उसके बावजूद आपका सीड सेटिंग नहीं होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। वन ऑफ द वेज टू मेंटेन ए लाइन विथ स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज, वन ऑफ द वेज टू मेंटेन ए लाइन विथ स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, पहला ऑप्शन दिया है बड पोलिनेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अधूरा नहीं लग रहा। दूसरा बेगिंग, पॉलिनेशन विद इमेच्योर पोलन, नन ऑफ द अबव। वन ऑफ द वेज टू मेंटेन ए लाइन विद स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, आंसर की में आंसर क्या था इसका? वन ऑफ द वेज टू मेंटेन ए लाइन विद स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज, अच्छा ए ये स्मॉल ए है उससे कंफ्यूज नहीं हो, सही बात। वन ऑफ द वेज टू मेंटेन ए लाइन विद स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कोई आपकी वैरायटी है, कोई लाइन है जिसमें कौन सी है? स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब उसको मेंटेन करना मतलब आपकी मेल स्टेरिलिटी नहीं है, ये ए लाइन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्मॉल ए, कैपिटल ए होता तभी मेल स्टेरिलिटी का क्वेश्चन हो जाता। तो आपको कभी भी सेल्फ इनकॉम्पेटिबल लाइन को मेंटेन करना है तो उसके कुछ तरीके होते हैं। एक तो होता है बड पोलिनेशन, ठीक है, उसके बड पोलिनेशन, फिर एक लिया है बेगिंग, पॉलिनेशन विद इमेच्योर पोलन। तो यहां पर आंसर वैसे पॉलिनेशन विद इमेच्योर पोलन भी हो सकता है, पर यहां पर आंसर बर्ड पोलिनेशन दिया है, ठीक है, इसको एक बार देखेंगे अपन। वैसे कोई इतना फेमस क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसका आंसर अगली क्लास में मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि अपन ने दोनों चीज लिख रखी है, पॉलिनेशन विद इमेच्योर पोलन भी लिखा है। हमने लिखा था मैकेनिज्म्स टू ओवरकम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, वही है, उसमें दोनों ही है शायद लिखा हुआ है, पॉलिनेशन विद इमेच्योर पोलन नहीं है, ठीक है, तो बर्ड पोलिनेशन आंसर होगा, और भी देख लेंगे। In a gametophytic self-incompatibility, a genotype with S3, S4 will be fully compatible with, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, तो एक तरफ आपको लिखना है S3, S4, ये किसके साथ फुल्ली कॉम्पेटिबल है? तो कौन सी बोली? गेमेटोफिटिक, तो आपको सीधा मैच करके चेक कर लोगे। S3, S4 अगर दोनों किसी में नहीं आ रहे तो वो सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर S1, S4 में S4 कॉमन आ गया, S3, S4 भी आंसर नहीं होगा, S2, S3 भी नहीं होगा, सही आंसर है S1, S2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि S1, S2 और S3, S4 में बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये फुल्ली कॉम्पेटिबल होगा
किस केस में, जब गैमेटोफिटिक की बात हो रही है, ठीक है। In cytoplasmic male std, the F1 seed produce only. In CMS, the F1 seed produce only. पहला male sterile plant, दूसरा and may also produce seed if pollinators are present. C both A and B. D male fertile plant. आंसर क्या है? A male sterile plant. साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेडी का पूरा लॉजिक अपन ने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म फीमेल पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो हमेशा आपका फीमेल है, मेल स्टेराइल है, तो हाइब्रिड जब भी बनेगा सीएमएस से वो स्टेराइल ही बनेगा, मेल स्टेराइल रहेगा। तो यहां पर आंसर सही है फर्स्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन वाज प्रपोज्ड बाय जॉनसन ऑन बेस्ड ऑन हिज स्टडीज विद कॉमन बीन वैरायटी। कौन सी वैरायटी थी? प्रिंसेस वैरायटी थी कॉमन बीन की, जिसे हम फ्रेंच बीन भी कहते हैं, फेजियोलस वुल्गारिस भी कहते हैं, तो वैरायटी है प्रिंसेस। इन पेडिग्री मेथड इंडिविजुअल प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम जनरेशन। पेडिग्री मेथड में इंडिविजुअल प्लांट्स यानी कि प्योर लाइन सिलेक्शन जैसा काम हम करते हैं, और वो कहां से शुरू करते हैं? F2 जनरेशन से। तो आंसर यहां पर बाद की जनरेशन भी दी है, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं F2 से, इसलिए आंसर F2 जाएगा। तो सही आंसर है F2 जनरेशन। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी वाइल्ड स्पीसीज और लैंड रेसेस या लैंड कल्टीवेशन इज डन फॉर developing genetically improved variety by selection or hybridization, it is referred as. If the introduction of any by selection और hybridization जैसे ही बोला, ये आंसर चला गया आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। बिना सिलेक्शन के या ओरिजिनल जीनोटाइप में कोई भी चेंज अगर नहीं करते हैं तो वो कौन सा होता? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, वही डेफिनेशन है, बस घुमा दी। उसके बाद है अगला आपका प्योर लाइन सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, इसी को हम कहते हैं। व्हाट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज जनरली शोन बाय सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स? कल ही बताया है ना, कल ही बात करी शायद अपन ने। ऑलमोस्ट नील या जीरो होता है, तो आंसर यहां पर है ऑलमोस्ट नील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटिबल मेटिंग? हमने पढ़ा था कि अपोजिट टाइप के अगर फ्लावर रहेंगे आपके, तो वहां पर कॉम्पिटिबल मेटिंग रह जाएगी, तो और सेम अगर रहे तो इनकॉम्पिटिबल। इसने पूछा कॉम्पिटिबल, आंसर दिया पिन पिन, थ्रम थ्रम, पिन थ्रम, तो सही आंसर क्या होगा? पिन थ्रम। दोनों अपोजिट वाले अगर रहे तो वहां पर कॉम्पिटिबल रहेगा। मैटिंग सिस्टम यूजफुल फॉर इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर? कौन सा मैटिंग सिस्टम यूज करते हैं इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर के लिए? जेनेटिक डिसएसोसिएटिव मैटिंग। अपन ने लिख रखा, एक एक एग्जांपल ही लिखा था, एप्लीकेशन एक एक ही लिखी थी। इन मेज फर्टिलाइजेशन बिटवीन फीमेल पेरेंट हैविंग कलरलेस एंडोस्पर्म एंड मेल, अच्छा अभी आपको ये पढ़ा दिया था जीनिया मेटाजीनिया, ठीक है। इन मेज, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमाया, बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज बनाई। इन मेज फर्टिलाइजेशन बिटवीन फीमेल पेरेंट हैविंग कलरलेस एंडोस्पर्म एंड मेल पेरेंट हैविंग येलो एंडोस्पर्म, द एंडोस्पर्म ऑफ हाइब्रिड सीड ऑब्टेन्ड वाज येलो, दिस फिनोमेना इज नोन एज। देखो एंडोस्पर्म मिला वो येलो है, और येलो किसकी तरफ से आया? मेल पेरेंट की तरफ से। तो पोलन का इफेक्ट जब आपके एंडोस्पर्म पे पड़े उसे हम क्या कहते हैं? जीनिया कहते हैं। तो डेफिनेशन थी, लेकिन इसने ऐसा बना दिया जैसे कोई बढ़िया अलग ही क्वेश्चन है। तो और जीनिया और मेटाजीनिया का प्लांट ब्रीडिंग में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और अलग अलग वैरायटी के आपके क्वेश्चन होंगे जो अपन कहीं ना कहीं आगे पेपर में देते हैं। लैंग्वेज बदल देता। अभी थोड़े टाइम पहले हरियाणा का एक पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन था, वो भी आपको मैं एक टेस्ट पेपर में किसी में दूंगा तो आपको मिलेगा, बहुत इजी था, लेकिन वो कंफ्यूज कर देती है लैंग्वेज। जैसे ये भी अगर बच्चे अगर नहीं पता है तो ये कहीं ना कहीं नया दिमाग लगाएंगे, लेकिन हमें इतना सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि येलो एंडोस्पर्म आया, और येलो किसका था? मेल पेरेंट का। मेल पेरेंट के पास क्या होता है? पोलन। तो पोलन का इफेक्ट अगर एंडोस्पर्म पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीनिया। तो आंसर है जीनिया। क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मेज में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसका कारण है, पहला लिखा है मोनोएशियस, मोनोएसी, मेज में मोनोएशियस कंडीशन होती है। ऊपर टेसल्स, साइड में आपके कॉब, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट है लेकिन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस। लेकिन आगे भी ऑप्शन देख लो, डायोशियस नहीं, मेज में डायोशियस कंडीशन नहीं होती। प्रोटोगाइनी नहीं, मेज में प्रोटो एंट्री अगर होती है तो हमारा आंसर इसको भी लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोटोगाइनी है। और चौथा मेल स्टेटी, वो यहाँ पर नहीं है, तो आंसर सही रहेगा मोनोशियस। Pollination and fertilization in an unopened flower bud is called क्लेस्टोगेमी। डेफिनेशन ऐसी की ऐसी,
जो कई सारे एग्जाम में ये डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म हो गया कि और है कुछ क्वेश्चन, दो और है ना। द ऑर्गेनिज्म दैट हैव सिमिलर एलील्स इज नोन एज, कई बार पढ़ ली डेफिनेशन अपन ने। सिमिलर एलील्स अगर है करस्पॉन्डिंग लोकस पर तो उन्हें हम कहेंगे होमोजाइगस, डिसिमिलर अगर है तो हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। ठीक है, याद रखने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन ट्रिटिकेल, सैफफ्लावर एंड टोबैको? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन भी, ऑफन पढ़ के हम सी आंसर टिका दिए होंगे कभी, ऐसा भी हो जाता है। तो पूरा हमें पढ़ना होगा। ओपन सेल्फ तो कोई चीज होती ही नहीं है, जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए गलत ऑप्शन बना रखा था। तो सही आंसर है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। इन तीनों ही क्रॉप के अंदर जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कमर्शियल यूज मेलिस्ट्रेटी, वो हमने पढ़ रखा है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। ठीक है, जो कि आंसर की में आंसर गलत था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर नॉन रिकरेंट एपोप्सिस में मियोसिस जरूरी क्यों है? मियोसिस होता है तो इसीलिए वो आपकी नॉन रिकरेंट, रिपीट नहीं होगी। और तो अपन ने क्या पढ़ा था, रिकरेंट में मियोसिस होता है और नॉन रिकरेंट में मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस जहां होता है वो रिपीट हो जाती है, इसलिए उसको रिकरेंट बोला था। आप लिख रहे हो नॉन रिकरेंट एपोप्सिस में मियोसिस जरूरी क्यों है, जबकि उसमें मियोसिस जरूरी नहीं है, ये डेफिनेशन देखनी। और प्लांट स्टेराइल क्यों होता है? प्लांट स्टेराइल क्यों होता है? तो स्टेराइल इसलिए होता है क्योंकि आपका वहां पर हैप्लॉइड अगर एक बार बन गया तो वो डिप्लॉइड नहीं बन पाएगा, तो इसलिए। तो वो कोई इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है बात? जो आज बिल्कुल नए जुड़े 2-4 दिन से, उनके लिए थोड़ा सा पेपर सोल्व थोड़ा लीक से हटके लग रहा था, लेकिन जल्द आप भी इनके जैसे ही आंसर दे पाएंगे और जरूर देंगे, और इनसे भी बढ़िया सही आंसर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सीधा सा फर्क लग रहा होगा कि अभी तक अगर हम जहां पर यहां नहीं पढ़ रहे थे, अब ये पेपर था आपके सामने, अगर ये क्लासेस जिन्होंने अटेंड नहीं करी वो इनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते? 35 क्वेश्चन शायद थे। नहीं, एक जनरल आइडिया ले रहा हूं आपसे, शायद 5 या 10, इससे ज्यादा कर पाते क्या? तो इससे अपने को पता चल रहा है कि हमारे को तैयारी की जरूरत कितनी है, हम इस बैच में क्यों बैठे हैं, और जो नहीं बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे आप 2 कदम आगे रहोगे हमेशा। और आपको ध्यान रहे, मैं बार बार जो नए उनके लिए एक बात स्पेशल बोल रहा हूं, प्लांट ब्रीडिंग जो अपन पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स जो अपन पढ़ेंगे, या आगे और भी जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा जो पढ़ाने का सिलेबस रहेगा वो आपके एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखोगे, सुपरवाइजर में अपने सब्जेक्ट नहीं आते। सुपरवाइजर की बात अपन नहीं करते, हम बात करते हैं डब्ल्यूओ की, एओ की, या बीएससी बेसिस के जितने भी इपको क्रिपको एग्रीकल्चर जहां भी आता है, आप पीजी दो, बीएचयू दो, सब में ये आपका एक बार नोट्स बनेगा, एक बार आप समझोगे, वो हमेशा आपके काम आएगा जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो बहुत काम की चीजें जो पढ़ लिए हैं। आज भी मुझे रैंडमली मैं आरसीए में गया, 2 बच्चे मुझे आके मिले। अब क्या होता है, ऑनलाइन अपने बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं, आज 20 जुड़े तो कल दूसरे 20 जुड़ेंगे। ठीक है, सेम बच्चा नहीं जुड़ता बहुत बार, बच्चे क्या रिकॉर्डेड देखते हैं। तो आज मैं ऐसे ही आरसीए में मेरा जाना हुआ, 2 बच्चे आए, मेरे को देख के एकदम स्माइल कर रहे हैं। अब ऑनलाइन वालों को मैं किसी की शक्ल नहीं पहचानता, ठीक है, अब वो मेरे को पहचानते हैं। ठीक है, तो वो फिर आके फिर मेरे धोख वगैरह देने लगे। मैंने कहा यार बड़े हो गए, अब धोख नहीं चाहिए, लेकिन उनको मेरे को वहां देख के दिल से खुशी हुई। मैंने कहा चलो यार 2 बच्चे ये आरसीए में, एक प्लांट ब्रीडिंग में था और एक और शायद एग्रो में था, नाम मुझे याद नहीं रहे, लेकिन ऐसे कई सारे बच्चे हर साल आरसीए में होते हैं जो अपने से कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। और आप देख रहे होंगे लगातार पिछले कई साल से आपके फर्स्ट रैंक यहां से आ रही, बाकी इंस्टीट्यूट से भी आती हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, यहां से आपके फर्स्ट रैंक अक्सर आ ही रही है, पीजी में तो हमेशा आ रही है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ का जो कंटेंट है वो सबसे बेस्ट मिलेगा, आप चिंता करें ही नहीं। कम से कम मेरे सब्जेक्ट के लिए तो आपको निश्चिंत रखता हूं कि कोई किताब खोल के भी नहीं पढ़ोगे, तो आपके लिए उस हिसाब से कंटेंट अपन लेके आएंगे। ठीक है ना, बढ़े आगे। चलो, अपन बात कर रहे थे इस संडे को आपका टेस्ट है, वापिस आपके टेस्ट में 35 क्वेश्चंस अपन देंगे। ठीक है, और आपके सिलेबस पिछली बार कहां तक दिया था अपन ने, कुछ याद है?
मास क्लोनल सिलेक्शन, सिलेक्शन सारे दे दिए थे, ठीक है। अब अपन पीछे का जो पढ़ा उसमें से भी कुछ क्वेश्चन देंगे। फॉर एग्जांपल 35 क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन पीछे से तो हमेशा ही देंगे, ठीक है। तो बाकी अपन दे देते हैं कहां तक का, हाइब्रिडाइजेशन तक ये हेट्रोसिस तो अभी चल ही रहा है, हेट्रोसिस तक दे दो पूरा, ठीक है। तो ये हेट्रोसिस जो अभी अपना टॉपिक आज और लगभग आज या आगे की क्लास में जो कंप्लीट होगा वहां तक अपन टेस्ट में सिलेबस देंगे, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं, जो नए जुड़े उनको टेंशन लेनी नहीं है। तो सिलेबस अपना रहेगा हेट्रोसिस ब्रीडिंग तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है, और क्लोनल सिलेक्शन से बाद तक का। लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत वाले में से नहीं देंगे, शुरुआत में से भी 5-7 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। जो पढ़ लिया है वो तो हमेशा टेस्ट में रहना ही रहना है, पर कम कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो अपन बात कर रहे थे हेट्रोसिस ब्रीडिंग की, जिसमें हमने हाइब्रिड वैरायटी के बारे में कल बात करी थी कि हाइब्रिड जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं। पहली बात तो हाइब्रिड वैरायटी होमोजीनस होती है। कैसी होती है? होमोजीनस। इसका मतलब हाइब्रिड डेवलप करते टाइम हम कभी भी मिक्सिंग करने की बात नहीं। हम जब ब्रीडिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो मैंने इन जो पहले से जुड़े उनको एक चीज बता रखी है कि जब भी आपके डेफिनेशन में मिक्सिंग के लिए बोला जाएगा, आपकी वैरायटी हेट्रोजीनस हो जाएगी। हेट्रोजीनस मतलब आपकी जो जहां पर मिक्सिंग हो रखी हो, ठीक है। और होमोजीनस जहां पर हम कोई मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे। तो हाइब्रिड हम बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सीधी सी दो वैरायटी या दो इनब्रेड के बीच में क्रॉस करके हाइब्रिड बना देते हैं। यहां पर कोई हम मिक्सिंग नहीं करते हैं, तो वैरायटी हमारी होमोजीनस। दूसरी बात हमने बोली कल हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कब बनता है, यह भी चीज हमेशा ध्यान रखनी। जब कोई सेल्फिंग हो रही है तो होमोजाइगस बनेगा, क्रॉसिंग होगी तो हेट्रोजाइगस बनेगा। ये कई बार स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि सेल्फिंग लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, क्रॉसिंग लीड्स टू हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि सेल्फिंग हो रही है तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? सेल्फिंग अगर आप कर रहे हो, इनब्रीडिंग अगर आप कर रहे हो, तो हेट्रोजाइगोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ते टाइम आप ध्यान नहीं दोगे, आप इंक्रीज क्या है वो हमें बड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सेंटर बात हो गई क्लियर है ना? तेरे बोलने में शायद हुआ है ना, इंक्रीज बोला था है ना? हाँ तो अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो टेंशन में आ जाता, कल भी आ गया था, ठीक है कोई बात। अरे मैं कभी कभी किसी एक आध कोई एक वो पहले कहा गया वो उसको पकड़ता था मैं, अब तू मिल गया, ठीक है। चलो ये अपन ने पढ़ा, अब अपन आगे देखते हैं। एक हमने पढ़ा पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और टाइप्स ऑफ हाइब्रिड, जिसमें बेसिकली हमने 3 तरीके के बात करें, इंटर वेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक। दूसरा डिस्टेंट के अंदर ही हमने बोला, जिसमें एक बोला था हमने इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक, और तीसरा हमने बोला इंटर जेनेरिक। हमने पूरा उसको समझा कि इसके लिए हमारे को समझने के लिए 2 वर्ड को समझना जरूरी था। इंट्रा मतलब विद इन, के अंदर, ठीक है, जिसको हिंदी में अंतः और अंतर कहते हैं, ठीक है। अंतर प्रजाति, इंटर स्पेसिफिक। तो हिंदी वाले अगर कोई हो तो वो ध्यान रखें कि इंट्रा मतलब विद इन, के अंदर, जिसको हिंदी में अंतः कहते हैं, और इंटर मतलब के बीच में, के मध्य, और बिटवीन इंग्लिश में कहें तो उसे अंतर कह देते हैं, अंतर प्रजाति। और अंतः प्रजाति दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा फिर जो हिंदी वाले हैं, ठीक है। नहीं कभी बच्चे हिंदी वाले रहते हैं तो उनके लिए मुझे बोलना पड़ता। क्या हुआ, कोई गड़बड़ हुई? क्या हुआ? क्या हुआ? हिंदी वाले ही हैं? नहीं, फिर भी पूरा हिंदी अपन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम हमारा अगर प्लांट ब्रीडिंग हिंदी में पढ़ने बैठ गए सारी गड़बड़ हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं जो पिछली क्लास में हम आगे स्टार्ट करने वाले थे, टाइप्स ऑफ इंटर वेराइटल हाइब्रिड्स। इंटर वेराइटल हाइब्रिड्स, इसका एक नाम और क्या दे सकता हूं इंटर वेराइटल का? वेरी गुड, हमने पिछली क्लास में पढ़ दिया इंट्रा स्पेसिफिक। ऐसा अपन क्यों बोलते हैं वो भी अपन ने कल समझ भी लिया, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो है उनके कुछ टाइप देखते हैं। सबसे पहला सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, देखो समझे थोड़ा सा, मेन चीजें अपन देखते चलेंगे। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, फिर अपन उसके बाद देखेंगे ध्यान से इधर। देखो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, सिंगल क्रॉस जो जनरली मैं आपको बताता भी हूं, कोई भी क्रॉस अपन कर रहे हैं जहां पर 2 वैरायटी हमने ली,
अगर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है तो हम वैरायटी यानी कि प्योर लाइन वैरायटी को यूज कर सकते हैं पेरेंट के फॉर्म में, और अगर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो हम पेरेंट के फॉर्म में क्या यूज करेंगे, इनब्रेड लाइंस। कल पढ़ा था इनब्रेड लाइंस या इनब्रेड जिनको हम कहते हैं। तो आपने एक ए इनब्रेड लिया, एक बी इनब्रेड लिया, दोनों में क्रॉस किया और जो F1 हाइब्रिड बना, तो ऐसा क्रॉस कहलाएगा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। इसको मैं लिखने के लिए ऐसा यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए क्रॉस बी, जहां पर हम लिखेंगे ए बी सी डी, जो भी यहां लिखने में आएगा वो आपके इनब्रेड लाइंस हम कह देंगे, इनब्रेड लाइंस। तो यानी कि दो इनब्रेड लाइन के बीच में क्रॉस करने पर जो क्रॉस बना उसे हम कहेंगे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होगा, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय, obtained from cross between, from cross between two inbred lines, और इनब्रेड लाइन की जरूरत कहां पड़ती है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में, या फिर टू इनब्रेड लाइंस और टू वेराइटीज। और वेराइटीज डायरेक्ट हम क्रॉस में कहां यूज करते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में। तो सिंपल सा इसको अगर मैं लिखना चाहूं, ए क्रॉस बी हमने किया, जो हाइब्रिड बना उसको हमने फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं पी। तो ये पी जो हाइब्रिड है इसको हम कहेंगे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कहेंगे, जहां पर सिंपली हमने दो इनब्रेड लाइन उठाई, कोई भी दो हो सकती है, आप सी और डी के बीच में क्रॉस करो, जो हाइब्रिड बना वो सिंगल क्रॉस, ए और सी के बीच में क्रॉस करो, जो हाइब्रिड बना वो सिंगल क्रॉस। तो आपके ये सिंपल सा अपन ध्यान रखते हैं, एक बार ये चीज नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे और भी थे जो शायद आ रहे थे राखी के पहले, इनमें से गर्ल्स में थी शायद जो नहीं आई अभी, है ना, लड़कों में तो आगे सारे नहीं आए, पूरे नहीं आए। हमारे बच्चे क्या होता है कि जैसे जैसे हम थोड़ा लेट जागते हैं, दिसंबर तक जागते हैं बहुत सारे, तो जब तक अब दिसंबर में अगर चालू करेंगे तो हम सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ठीक है, बच्चे थोड़ा बहुत क्या है कि आराम से, अभी सुपरवाइजर के चक्कर में बैठे थे बहुत सारे, अब सुपरवाइजर हो गया लेट, अब और आएंगे, सुपरवाइजर लेट हो गया ना। कर लिया नोट सबने, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और सिंगल क्रॉस से रिलेटेड हमें क्या ध्यान रखना है वो भी यहीं पे देखते हैं। सबसे पहली बात, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है वो हाईली यूनिफॉर्म होता है। बाकी कंपेयर हम आगे थ्री वे क्रॉस की बात करेंगे, डबल क्रॉस की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म कौन सा होता है, सिंगल क्रॉस। क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन्ड इन सिंगल क्रॉस डबल क्रॉस, तो आंसर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, हेट्रोसिस सबसे ज्यादा आपको इसी में मिलेगा, मैक्सिमम हेट्रोसिस भी किसमें मिलेगा, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के अंदर। मेज के अंदर अगर प्लांटिंग रेशियो की बात करें, मेज प्लांटिंग रेशियो क्या होता है, प्लांटिंग रेशियो देखो समझाता हूं। प्लांटिंग रेशियो, जब भी हाइब्रिड बनाते हैं तो अलग अलग टाइप के क्रॉस के अकॉर्डिंग प्लांटिंग रेशियो रखते हैं हम। प्लांटिंग रेशियो मतलब मेज में स्पेशली सिंगल, डबल, थ्री वे तीनों ही तरीके के हाइब्रिड बनाते हैं, इसलिए मेज हमारा स्टैंडर्ड है। हेट्रोसिस समझने के लिए, हाइब्रिड समझने के लिए मेज हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल है।
अब प्लांटिंग रेशियो का मतलब ये है कि जब आप क्रॉस करोगे तो कितनी रो मेल की रखनी है, कितनी फीमेल की रखनी है। यहां पर प्लांटिंग रेशियो होता है 2:1, पहले हमेशा फीमेल बाद में मेल। यानी कि आप सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनाना चाहते हो तो फील्ड में 2 रोज फीमेल पेरेंट की लगाएंगे, फिर 1 रो मेल पेरेंट की, फिर 2 रो फीमेल की, फिर 1 रो मेल पेरेंट की। इसे ही कहते हैं प्लांटिंग रेशियो। क्लियर है बात? तो अपने को एक ध्यान रखना है। उसके अलावा एक बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में फॉर्मूला पूछा गया है और कहीं जगह आपको सीधा ही पूछा जाता है कि इतनी इनब्रेड लाइन है तो कितने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनेंगे। ध्यान से इधर देखो फिर, है ना। तो यहां पर हम कहेंगे नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस, उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज इनब्रेड लाइन। n क्या है? नंबर ऑफ इनब्रेड लाइंस, नंबर ऑफ इनब्रेड लाइंस। ठीक है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया। 3 तरीके के फॉर्मूले हम यहां पर पढ़ेंगे, तो वो कई बार पूछ लेता है सिंगल सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इक्वल्स टू, या तो उसके फॉर्मूला ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है सीधे फॉर्मूले रख दिए थे। उसके अलावा यहां से न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन भी बना देता है। तो यहां पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितने आपके सिंगल क्रॉसेस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस, तो हम यहां पर रखे फॉर एग्जांपल उदाहरण लेते हैं, एन की वैल्यू मान लो 1 पे, तो क्रॉस बना सकते हैं कि एक इनब्रेड लाइन से कभी क्रॉस बनेगा? तो यानी कि मिनिमम एन कितना होगा? तो मान लो हमने रखा है एन 2, फॉर्मूले में रखते हैं 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना है 1। यानी कि मैं ए और बी 2 इनब्रेड लाइन लेता हूं तो एक ही टाइप का सिंगल क्रॉस बना सकता हूं, इससे कोई दूसरा बना सकते हैं क्या? ए और बी में तो एक ही बनेगा। चलो दूसरा लेके भी समझने के लिए कि क्या फॉर्मूला कैसे यूज होता है। अगर आपको बोल दिया गया एन की वैल्यू 3, तो आपने यहां रखा 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 3। अब 3 कौन कौन से बन सकते हैं? मान लो मैंने एबीसी लिया, ए बी सी, तो यहां पर आपके बनेगा एक तो ए क्रॉस बी, दूसरा बी क्रॉस सी, तीसरा ए क्रॉस। तो हमें जब 1 2 है तब तो हम निकाल लेंगे। मान लो बोल दे 20 इनब्रेड लाइन है, बताओ कितने टाइप के सिंगल क्रॉस बनेंगे? क्या हम ऐसे निकाल पाएंगे बिना फॉर्मूले के? तो इसलिए फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और सिंपल सा फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और n क्या रहेगा? कितने इनब्रेड आपके यूज कर रहे हैं उस बेस पर। तो ये नोट करो, वो तो रफ में था, वो नोट नहीं करना है आपको। यहां पर आ गया हाइब्रिड लिख लेना है ना, हाइब्रिड प्रोजीन। क्रॉस से बन रही है तो हाइब्रिड ही बनेगा, और वो कौन सा हाइब्रिड हो जाएगा? सिंगल क्रॉस। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सीधे फॉर्मूले ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में पूछे गए, प्री पीजी में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पुराने पेपर में। डेफिनेशन, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए। प्लांटिंग रेशियो अच्छे एग्जाम में पूछते हैं, फॉर्मूला, और ये भी अपन आगे समझेंगे लास्ट वाला पॉइंट। कर लिया नोट सबने? हिंदी की दिक्कत तो नहीं आ रही किसी के, क्योंकि यार नहीं सर हिंदी चाहिए ऐसा तो नहीं ना? जरूरत पड़ रही है क्या?
लग रहा है ऐसा कहीं? क्योंकि एक एक हिंदी करना तो अपना टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। आपको कहीं कोई शब्द नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ लेना, मैं पूरी लाइन हिंदी में बोल के आपको बता दूंगा या मैं समझा दूंगा, है ना। मेरे को आता सब है, लेकिन मैं आपके लिए वो यहाँ पर करने बैठूंगा तो टाइम अपना फालतू में खराब होगा। तो लास्ट पॉइंट अपन ने लिखा है, वैसे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हम डायरेक्टली हाइब्रिड बनाने में यूज करते हैं। तो जनरली सबसे ज्यादा हम जो हाइब्रिड बनाते हैं वो सिंगल क्रॉस ही होता है। जैसे आप मैंगो में पढ़ते हो कि भाई RAS ने DNN क्या क्या, आप ट्रिक पढ़ते हो ना, तो इनियन के क्रॉस से ये वेरायटी बनाई, ठीक है। अब मैं तो उसी तरीके से, तो वो कौन सा क्रॉस है? सिंगल क्रॉस ही है, जहां पर दो वेरायटी पकड़ी और दो के बीच में क्रॉस करके हाइब्रिड बना दिया, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। आपके सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में डबल और 3 वे यूज नहीं होता है। सेल्फ पोलिनेटेड में मेनली यही यूज होता है, क्रॉस पोलिनेटेड में तो यूज होता ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका एक स्पेशल यूज और अपन यहां नीचे लिख रहे हैं, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड। तो यहां पर डबल क्रॉस हाइब्रिड जो अपन आगे पढ़ेंगे, कैसे सिंगल क्रॉस से हम डबल क्रॉस के परफॉर्मेंस को निकाल सकते हैं, कि भाई डबल क्रॉस हाइब्रिड अगर हम बनाएंगे तो उसके यील्ड या और कोई पैरामीटर कितना होगा। अगर हमें सिंगल क्रॉस का पता है तो हम डबल क्रॉस का निकाल पाएंगे, उसका एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सीधा सा यूज है जो अपने को ध्यान रखना है। हिंदी सर थोड़ा सा हिंदी भी, हिंदी तो बोल ही हिंदी रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी इंग्लिश की चल रही। आपको कोई पर्टिकुलर लगे टर्म्स तो वो डाल दोगे तो ठीक रहेगा, है ना। कोई ऐसा आप अगर पढ़ रहे हो और कोई आपको कमेंट में ऐसा लगे तो मैं बोल दूंगा। अब एक एक चीज बोलूंगा तो वो अपने लिए पॉसिबल नहीं रहेगी, है ना। बढ़ते हैं आगे। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड आया समझ में, निकाल लोगे, एन की संख्या दे देगा। चलो दूसरा आते हैं 3 वे क्रॉस हाइब्रिड। ध्यान से इधर देखोगे, चार चीज ही बताऊंगा इसमें, अगले पे फिर फटाफट चले जाएंगे। 3 वे क्रॉस हाइब्रिड, ध्यान से वो जो हमने ब्रैकेट में लिखा था वो चीज भी समझनी है, तो उससे हमारी डेफिनेशन याद रह जाएगी। देखो कैसे, यहां पर हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, नोट आराम से करना, पहले समझ लो। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट में A क्रॉस B, फिर ब्रैकेट के बाहर क्रॉस C। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिंगल क्रॉस का इनब्रेड लाइन के साथ क्रॉस किया जाए उसे ही कहते हैं 3 वे क्रॉस। ये क्या है? सिंगल क्रॉस है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? सिंगल क्रॉस, अभी हमने पढ़ा उसको। और बाहर क्या है? इनब्रेड लाइन। ABC क्या होती है? इनब्रेड लाइन ही होती है। तो जब किसी सिंगल क्रॉस की क्रॉसिंग की जाए इनब्रेड लाइन के साथ तो उसे हम कहते हैं 3 वे क्रॉस, ठीक है। तो यहां पर सिंपल से डेफिनेशन कह सकते हैं, हाइब्रिड प्रोजेनी। तो ये नोटेशन बड़ा काम का है लिखा हुआ, क्योंकि इससे डेफिनेशन पूरी याद हो जाती। हाइब्रिड प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन ए सिंगल क्रॉस, क्रॉस बिटवीन सिंगल क्रॉस एंड एन इनब्रेड लाइन। ऐसा क्रॉस कहलाता है 3 वे क्रॉस कहलाता है। ये समटाइम्स कभी कभी मेज में यूज किया जाता है। तो मेज में तो इसका तब प्लांटिंग रेशियो सिंगल क्रॉस की तरह ही होता है। तो प्लांटिंग रेशियो मेज में ही अपन इसका बात कर रहे हैं। तो सेम जैसा सिंगल क्रॉस में पढ़ा हमने 2:1, दो फीमेल एक मेल की रो हम लगाते हैं, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद इसका फॉर्मूला भी अपन ध्यान रख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 वे क्रॉस हाइब्रिड्स। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले हमने कहा था n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2, यहां पर अब साथ में n-2 भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूरा बन जाएगा आपका 3 वे क्रॉस का। अभी एग्जांपल से चेक भी कर लेंगे, नोट कर लें इसको। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को एकल संकरण संकर कहते हैं, 3 वे क्रॉस को त्रिसंकर संकर कहते हैं, और डबल को द्विसंकर संकरण जो भी कहते हैं। मेरी हिंदी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल आसान है, बड़ा कोई खास बात नहीं।
कर लिया नोट। नोट करने में मेरा काम है पूछने का, नोट नहीं किया हो तो नोट करना जरूर, यूनिक आगे बढ़ जाओ। मेरा काम तो है कि आपको जगाता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि मेरा टाइम से आगे काम बढ़े। पर ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमारा नोट करने में देर लग रही है तो आप जरूर रोक लेना मेरे को। कभी यूं शर्मा शर्मी में नहीं, यार बात ठीक है बाद में नोट करूंगा पड़ोसी की कॉपी से, और वो बात अपना कभी कभी नहीं आता है। आज की क्लास छोड़ दी कि वह फोटोकॉपी करा लेंगे या लिख लेंगे, वो कभी नहीं करोगे आप। और वो क्लास जो छूट गई वो छूटी रहेगी, और एग्जाम में जब उससे आ जाएगा तो यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, तो वो बहुत कभी कभी चोट हो जाती है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, यहां पर एक फॉर्मूला लिखा बना 3-वे क्रॉस हाइब्रिड का। अब यहां पर फॉर्मूला उस वाले से देखा जाए तो केवल आगे n-2 हमने जोड़ दिया, बाकी फॉर्मूला लगभग वही है। तो अगर यहां पर मैं बताता हूं कि भाई n की वैल्यू अगर 3 ले लूं, ठीक है, 2 पे तो 3-वे क्रॉस बन सकता है क्या? कम से कम 3 तो चाहिएगी, ठीक है। 3 अगर मैं इनवर्ट लाइन लेता हूं तो कितने टाइप के 3-वे क्रॉस हाइब्रिड बन पाएंगे? फॉर्मूले में अगर मैं लगाता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने हो गए? 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे 3? एक बार बना के देख लें। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दूसरा हो सकता है ए क्रॉस सी क्रॉस बी, और क्या हो सकता है? बी क्रॉस सी क्रॉस। क्या इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो हम कम पे चेक कर पाएंगे? अभी बोल दोगे सर 10 का निकाल के बताओ, तो अपन सुबह तक निकालते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला काम आएगा आपको सीधा सा। अगर न्यूमेरिकल पूछे, एन की वैल्यू दे दें, बोले बताओ कितने 3-वे क्रॉस बनेंगे, फॉर्मूला हमारा सामने है, ठीक है। और फॉर्मूला सीधा भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है बात? तो ये एग्जाम्पल आपको रटना नहीं है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल नोट करने के लिए आपको बोल भी नहीं रहा हूं, आपकी मर्जी पड़े जितने रूम पे बैठ के आप सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक और मिलता जुलता है 3-वे, समझ में आ गया? जहां पर इस तरीके का अगर नोटेशन अगर हमें याद है तो हमें डेफिनेशन कभी भी नहीं रटनी पड़ेगी। ये इसको देखते ही हम कह देंगे सिंगल क्रॉस, तो सिंगल क्रॉस की डेफिनेशन याद करनी पड़ रही है, दो इनब्रेड लाइन के बीच में क्रॉस कर लो, वो हो गया। सिंगल क्रॉस की क्रॉसिंग जब किसी इनब्रेड लाइन के साथ हो वो क्या होता है? 3-वे, जो हमको डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर ही बता दिए। चलो अगला है हमारा यहां पर जिसे कहेंगे डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड, ध्यान से देखो, इसका भी नोटेशन अगर हम देख लेंगे तो डेफिनेशन लिखनी बड़ी आसान हो जाएगी। और ऐसा कैसे होगा? ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, 4 इनब्रेड लाइन हमें कम से कम जरूरत पड़ती है डबल क्रॉस के लिए। और हमें यहां पर अगर देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि दो सिंगल क्रॉस के बीच क्रॉसिंग करने पर जो क्रॉस कहलाता है वही है डबल क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। जैसे इधर ध्यान से देखो, मैंने कहा एक तरफ ए क्रॉस बी है, इसका प्रोडक्ट मान लो हाइब्रिड बना जिसका नाम दे दिया हमने पी। दूसरी तरफ हमने दो इनब्रेड लाइन दी सी क्रॉस डी, उसमें हाइब्रिड बना उसका नाम दे दिया क्यू। मतलब हम क्रॉसिंग किसके बीच में करना चाह रहे हैं? पी और क्यू के बीच में। लेकिन हम पूरी बात एक ही लाइन में कह दें कि जब दो सिंगल क्रॉस के बीच में, यानी कि ये कैसे हो रहा है? एक सिंगल क्रॉस का जो प्रोडक्ट बना दूसरे सिंगल क्रॉस का जो बना, दोनों के बीच में क्रॉसिंग कर दी और उसे कहा डबल क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाइब्रिड प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉसेस। ये आपके यूज वैसे मेज में भी होता है, शुगर बीट में भी इसको थोड़ा यूज कर लेते हैं, लेकिन मेन मेज में यूज होता है, ठीक है। तो मेज में इसका प्लांटिंग रेशियो रहता है 4:1। प्लांटिंग रेशियो कितना रहेगा? अभी तक हमने कितना पढ़ा था? 2:1। अब की बार है 4:1। डबल क्रॉस हाइब्रिड जब भी बनाओगे, फीमेल पेरेंट की 4 रो लगने के बाद एक मेल पेरेंट की लगेगी, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। फिर इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, फॉर्मूला थोड़ा समझना पड़ता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग रहेगा, ध्यान से देखिए। टोटल नंबर ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड्स, डबल क्रॉस हाइब्रिड्स। यहां फॉर्मूले में हल्का सा चेंज होने वाला है। एक चीज तो पहले जैसे अपन ध्यान से देखना, फॉर्मूला कैसा बना? n इंटू n-1 तो लिख ही रहते हैं, फिर पिछले में हमने n-2 लिखना भी शुरू कर दिया।
अब की बार n-3 और लिख देंगे, लेकिन नीचे 2 की जगह पे आ जाएगा 8। कितना आएगा? जो गड़बड़ हमारी ये फॉर्मूला पूछ ले तो यही होती है भाई। सिंगल क्रॉस में तो हमने लिखा n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2, उसमें आगे n-2 और हमने गुणा कर दिया तो वो 3 वे बन गया। n-3 कर दो, लेकिन नीचे 8 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा डबल क्रॉस हाइब्रिड। नोट कर लो, एक आध एग्जांपल समझ भी लेते हैं। थोड़ा फॉर्मूला अपन ने जिस तरीके से कंपेयर करके पढ़ा तो याद रखोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो उन दो में 2 है और इसमें नीचे 8 आ जाता है, मैक्सिमम जगह वो गलत करवाता है, नीचे 2 लिख के करवाता है। ठीक है ना? बिल्कुल, इनब्रेड का ओपीवी से क्रॉस करना टॉप क्रॉस होता है क्या? अपन इससे आगे अगली क्लास में टॉप डबल टॉप वही पढ़ेंगे। चलो 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। यहां पर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एन की वैल्यू कितनी ले लूं? 4 ले लूं। ठीक है, एबीसीडी जो हमने लिखी वही 4 मान लूं, तो कितने टाइप के डबल क्रॉस बन सकते हैं एक बार में अपन चेक कर सकते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8, तो ये तो चलेगा ही, नीचे बचे कितने हैं? 3। तो कौन कौन से बन सकते हैं? हमने कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, पहला तो हमने लिख के रखा था। दूसरा और क्या बन सकता है? ए क्रॉस सी। फिर आगे क्या कर सकते हैं? सी क्रॉस बी डी आ जाएगा, बी डी भी याद आता। ठीक है, फिर और करना चाहे तो बी क्रॉस सी, और इधर आ जाएगा ठीक है। तो यहां पर वैसे और कोई बन सकता है क्या? ए डी ए सी बी, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर क्योंकि एंड्रॉइड लाइन रिपीट हो जाएगी, तो 4 को अगर हम एक एक बार यूज करना चाहें तो ये 3 ही टाइप के बना सकते हैं, और ये आंसर हमारा 3 आ रहा है। कैसे? अब ये तो 3 में हमने निकाल के देख लिया, मतलब 4 जब एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम निकाल नहीं पाएंगे, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अपने को ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और मैंने अभी बताई थी कि डबल क्रॉस की यील्ड को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, अभी लिखा था ना सिंगल क्रॉस में, तो देखो इधर देख, प्रेडिक्शन एक छोटा सा फॉर्मूला है, प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड, परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? ये आपको वैसे कॉलेज के प्रैक्टिकल में पढ़ने में आता है, लेकिन फिर भी अपन यहां पर देखें। मान लो मैं यहां पर ऐसा ले लेता हूं कि मैंने डबल क्रॉस लिया, ए क्रॉस बी जो हमने ऊपर पढ़ा उसका, यानी कि सी क्रॉस डी, ये ऐसा डबल क्रॉस लिया, इसकी हमें निकालनी है प्रेडिक्टेड यील्ड। अगर हमें सिंगल क्रॉस की यील्ड पता है तो क्या हम डबल क्रॉस की यील्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें जो ध्यान रखना है ये होते हैं, देखो यहां पर अगर मैं 4 इनब्रेड लाइन लेता हूं, ध्यान से देखना, 4 इनब्रेड लाइन अगर मैं लेता हूं ए बी सी डी, तो हमारे को वहां पर अगर देखा जाए तो 6 टाइप के सिंगल क्रॉसेस बनते हैं। फॉर्मूले में डाल के देख लो भली। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 6। एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 में डालोगे तो 6 बनेगा। अब वो 6 इनब्रेड लाइन बनती हैं, जो पेरेंट में यूज हो गई वो तो पेरेंटल इनब्रेड सिंगल क्रॉस हो गए। इसके अलावा जो 4 बचे, कौन कौन से बचे? अगर हम यहां पर देखें तो कौन कौन से सिंगल क्रॉस बच गए आपके? ए क्रॉस सी, और देखा जाए तो बी क्रॉस सी, और बताओ और कौन सा बचा? ए क्रॉस डी, और बताओ बी डी। कोई रिपीट तो नहीं हुआ? तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना 4 से, वैसे फॉर्मूला रटना नहीं है, इसको लाइन अब पढ़ो, ध्यान से सुनो। आपको जब भी किसी डबल क्रॉस की परफॉर्मेंस निकालनी है, उस डबल क्रॉस में जो सिंगल क्रॉस हुए यूज हुए उसके अलावा जो भी बचे उनका एवरेज निकाल दो।
4 थे इसलिए 4 से डिवाइड कर रखा। ये क्या करा हमने, एवरेज निकाला किसका, नॉन पेरेंटल सिंगल क्रॉसेस का एवरेज निकाल लो। पेरेंटल जो आपके यहां पर इस डबल क्रॉस के प्रेडिक्टेड यील्ड निकाल सकते हैं कि इसकी यील्ड कितनी है। अगर इन 4 की यील्ड आपको दे दे क्वेश्चन में और बोले कि इस डबल क्रॉस की यील्ड कितनी है तो आप निकाल सकते हो। उन चारों का एवरेज करना है, नोट कर लो। एक्सरसाइज सीट कहां मिलेगी सर, ऐप पर। वो मैं थोड़ा सा आपको, ये चीजें मेरे नॉलेज में नहीं रहती हैं, तो ये आपके एक बार यहाँ पर जो भी आप जिनसे कांटेक्ट होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में, उनसे पता चल पाएगा। अगर मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा एक्सरसाइज शीट आपको अवेलेबल कैसे होती है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रहेगा, सिंगल क्रॉस, 3 वे क्रॉस, डबल क्रॉस, ठीक है। तो क्या क्या प्लांटिंग रेशियो होता है, डेफिनेशन तो बड़ी आसान हमें याद हो गई। फॉर्मूले थोड़े से हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों के ही। ये फॉर्मूला कोई आपको एग्जाम में सीधा पूछे ना पूछे, लेकिन इसकी बेस पर इतना सा क्वेश्चन ही पूछ ले कि डबल क्रॉस के परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन से क्रॉस को यूज करते हैं, सिंगल क्रॉस को। और ये कुछ भी नहीं है, नॉन पेरेंटल जो सिंगल क्रॉसेस है उनका एवरेज है। तो फॉर्मूला ये वाला नहीं है याद करके, ना ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये तो प्रेडिक्शन का है, क्लियर है बात। लास्ट वाली लाइन दोबारा बताना। लास्ट वाली लाइन ये है कि यहां पर कोई भी डबल क्रॉस जो हमने लिया, इस अब यहां पर डबल क्रॉस जो है, ये डबल क्रॉस हमने 4 इनब्रेड लाइन का यूज करते हुए बनाया। और 4 इनब्रेड लाइन अगर यूज करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 तरीके के सिंगल क्रॉस बनते हैं। तो 2 तो हमारे ये लिखे हुए हैं, जो बच गए 4 उनका एवरेज निकाल लो। वही क्या हो गया, डबल क्रॉस की प्रेडिक्टेड यील्ड की भाई इतनी अनुमानित उपज आपकी होगी डबल क्रॉस की, वो हम पता लगा सकते हैं। क्लियर है बात, कुछ कुछ आया समझ में, ठीक है। आज की क्लास जो अटेंड की समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया तो यहाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना, मजाक की बात। थैंक यू।